नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी है। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और आज मैं जो बात करूँगा वो हमारा एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। आप कई लोगों को मालूम होगा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका साइट है uho.org.in। मैं लिंक दूंगा इस यूट्यूब के साथ। और मैं आज से हम सोच रहे हैं कि हमारा एक हर हफ्ते में साप्ताहिक एक न्यूज़लेटर निकलता है जो हेल्थ में पैंडेमिक न्यूज़ या हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ, या हमारे जो इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज है जो हर नागरिक को समझना चाहिए, वो हम हर हफ्ते, अभी कई 6 महीने से हम उसका ये निकाल रहे हैं, एक न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं। एक सूचना पत्र जिसको कहते हैं, हम हर हफ्ते निकाल रहे हैं। और वो अंग्रेजी में निकलता है और हिंदी में भी निकलता था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम अंग्रेजी में पत्र निकालते हैं, सूचना पत्र, और हिंदी का हम विवरण यूट्यूब में चला चला रहे हैं आज से। तो अ, अभी हमारा एक यूएचओ का यूट्यूब चैनल भी है, तो आज तो मैं अपने चैनल में चला रहा हूँ। बाद में अगर हमारा यूएचओ का यूट्यूब एक्टिवेट हो जाएगा तो अ, हम उसमें चलाएंगे। अदरवाइज हम यूएचओ के मेंबर हिसाब से, हमारा एक कोर कमेटी है, उसका स्पोक्स पर्सन के हिसाब से मैं आज हर शुक्रवार को ये सूचना पत्र निकलता है। तो आज शुक्रवार है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त का मैं सूचना पत्र हिंदी में विवरण कर रहा हूँ। अंग्रेजी में है क्योंकि अगर हिंदी में हम इसका यूट्यूब में चलाते हैं, जो लोग अंग्रेजी पढ़े वो पढ़ के देख सकते हैं, और जो लोग हिंदी, कई लोग ऐसे हैं कि हिंदी सब समझते हैं। हमारे नागरिक जितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, अगर वो साउथ में भी हो या बंगाल में भी हो, गुजरात में भी हो, भाषा को समझ जाएंगे, बेशक हिंदी ना समझ पाए, लिखा हुआ हिंदी। तो हम इसलिए आज से चालू कर रहे हैं। तो आज हमारा 16 अगस्त का न्यूज़पेपर का पहला जो हमारा इसमें ये है बिंदु है, वो हम पहला इसमें हमने लिखा है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था, जिसमें कि जो लोग टीका लगाए या टीका नहीं लगाए उनके साथ भेदभाव ना हो। तो एक सीनेटर ने ये बिल को प्रपोज किया था ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। सीनेटर का नाम है पॉलिन हैंसन। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में 14 अगस्त, 2 दिन पहले, एक कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने बिल को पेश किया था 2022 में। बिल के ऊपर परसों विवाद हुआ, और ये दुख की बात है कि वो बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो बिल को पार्लियामेंट ने सहमति के साथ पास नहीं किया। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमको जो जबरदस्ती टीका नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में, या नौकरी के लिए टीका नहीं लगता, स्कूल कॉलेज के लिए नहीं लगता, हमको कहीं सफ़र करना है उसके लिए नहीं लगता, एयरपोर्ट में या ट्रेन में या बस में, पर वो बिल को, दुर्भाग्यपूर्ण, उस बिल को ठुकरा दिया गया है। मेजोरिटी वोट नहीं मिला है। और उससे एक गलत ये जाता है, एक सूचना जाता है कि इसमें जो आम नागरिक का जो हक है, राइट्स है, अपना बॉडी के ऊपर राइट्स है, और गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया जाता है अगर ये बिल नहीं होने से, और ये बिल को गवर्नमेंट ने मंजूर ने पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया। तो ये दुख की बात है। और तो पार्टी के, हर पार्टी ने इस बिल को मेजोरिटी नहीं मिला, मैंने कुछ खाली बहुत कम ही सीनेट थे जिन्होंने सपोर्ट किया। और इसमें और दुख की बात यह है कि जो लोग ने ये बिल को प्रपोज किया था उनको कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट लेबल किया गया। कॉन्स्पिरेसी मतलब हम उन लोग को एक प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन। तो ये दुख की बात है। और हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और यूएचओ हमको फिक्र है, यूएचओ मेंबर्स को, और यूएचओ एज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, कि दूसरे सरकार भी इससे ये ले सकते हैं। और हमको वैक्सीन मैंडेट वगैरह, अभी देख रहे हैं कि महामारी का बीच बीच में ये खतरा निकालते हैं। और
और इक्के दुक्के यही है पार्लियामेंट में जो चुने हुए। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हर देश में, मोस्ट ऑफ द देश में हर पॉलिटिकल पार्टी लगता है कि जो WHO ट्रीटी लाना चाहता है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी, और उसमें जो अमेंडमेंट्स लाना चाहता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में, लगता है कि एक के बाद एक गवर्नमेंट सहमति दे देगा, जिससे ऐसे इससे लक्षण ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अगर ठीक से बिल, जो ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने का बिल, तो हमको उससे क्या होगा, अगला महामारी में फिर से वैक्सीन मैंडेट लग जाएंगे, और दूसरे रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हमको सफर के लिए। पहला हमारा ये न्यूज आइटम था। दूसरा न्यूज आइटम है हमारा 16 तारीख के समाचार पत्र में, बर्ड फ्लू का आप लोग सुन रहे होंगे। बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही स्ट्रेन होता है। H5N1 क्या होता है, ये बर्ड्स में होता है, अलग अलग पोल्ट्री में होता है। पोल्ट्री है, छोटे छोटे बर्ड्स जिसको कहते हैं, मुर्गी है, डक्स है, बतख है, उसमें होते हैं। और कई टाइप के बर्ड्स होते हैं, अलग अलग सीजनल बर्ड्स होते हैं, तो उनमें ये पाए जाते हैं। और ये काफी सालों से है, कोई नया नहीं है, आज से 20 साल से भी इसका मालूम है, और 20 साल में शायद ही ज्यादा कोई इसमें 800 ह्यूमन केसेस बहुत कम होते हैं, एक्सीडेंटल जो कुछ वर्कर्स पोल्ट्री के साथ काम करते हैं या कुछ लोग, तो ही पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। और ये इसके ऊपर जो अलार्म है, तो ये बर्ड फ्लू के बारे में मैंने दूसरा, जो हमने कहा है कि जो जो हमारा वायरोलॉजी, हमारे जो साइंस में जो तरक्की हो रहा है वायरस के स्टडीज में, उसको हम थोड़ा उसके कोई नया वायरस अगर देखते हैं या उसका नया स्ट्रेन देखते हैं, तो उसमें हमारे को थोड़ा बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। हमको जो नागरिकों में एक प्रकार से भय भय नहीं फैलाना चाहिए कोई, और जल्दी जल्दी कुछ एक्शन लिया जाए कि अभी नया वायरस आ रहा है या नया ये आ रहा है, क्योंकि वायरसेस हमारे साथ कई सालों से है। वायरस हमारे जो मनुष्य आया है इस दुनिया में, उसके 3.5 बिलियन ईयर्स, बिलियन में कितना होता है, शायद 9 जीरो होता है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से वायरस है इस दुनिया में। और बहुत हजारों वायरस है अभी, हर दिन कोई साइंटिस्ट नया वायरस आविष्कार करेगा और फिर उससे बोलेगा कि इससे महामारी फैल सकता है, तो और उसका फिर वैक्सीन बनेगा, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं। हर दिन हमको दिन में शायद 2-3 वैक्सीन लेना पड़े अगर हर साइंटिस्ट को और वैक्सीन मैन्युफैक्चर बने। और देखना चाहिए कि अगर ह्यूमन केसेस कितने हो रहे हैं, वो भी हम आगे आंकड़े दिए हैं। व्हेन ह्यूमंस, जब धरती पे आए, मनुष्य जब धरती पे आया, और वायरस के अलावा कई पैथोजेंस भी धरती पे है, जीव जंतु है, और वो एक दूसरे के साथ एक प्रकार का संतुलन हो जाता है, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं, एडेप्टेशन हो जाता है। और वो वायरस भी ज़्यादा हानि नहीं करता, और वायरस को भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचता, एक बैलेंस हो जाता है। और डार्विन्स लॉ यही कहता है कि अगर बैलेंस होगा तो वायरस सरवाइव करेगा, अगर वो ज़्यादा घातक वायरस होगा या तो वो मार देगा अपने जो विक्टिम को, तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाता है, वो फैलेगा नहीं। हल्का वायरस होगा वही फैलेगा, और धीरे धीरे जो उनके जो पीढ़ियाँ निकलती है, जो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन वायरस निकलता है, जिसको म्यूटेशन आप कह ले या कह ले, वो एडेप्टेशन का होता है। इससे क्या है कि वो घातक कम हो जाता है, और वो बढ़ता है। ऐसा कोई ज्यादा, जो वायरस ज्यादा नुकसान मौत करेगा, वो वायरस का पैंडेमिक फैलाने का, महामारी फैलाने का उसमें खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग जो मरेंगे उनके साथ वो वाले स्टेन्स भी मर जाएंगे। तो ये एक कुदरती ये है, इसमें कोई बाहर से करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एडजस्ट होता है। और हम चारों तरफ से अभी जो चल रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ का जो है, एक प्रकार से नौसिखिया जैसे चल रहा है, एक पेशेवर जैसा नहीं, कि समझना चाहिए कि कुदरत में कैसे एडजस्ट होते हैं, और उनको मिनिमम इंटरफेयर करना चाहिए, जो लोग को
खतरा है, जिसको हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या पोल्ट्री वर्कर्स है या जो फार्म एनिमल्स के साथ काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दे सकते हैं। हो सकता है अगर वैक्सीन लगाना है तो खाली उनको लगाओ, आम जनता को लगाने की जरूरत नहीं, जिसको मार वैक्सीनेशन है उनको मतलब नहीं रहता है। तो क्योंकि हमारे को मतलब क्या है, हम यूएसए का कहना है कि रिसर्च बेशक करे, शोध बेशक करे, जीनोमिक सर्वेलेंस करे, पर वायरस को, इसके लिए हम अच्छी बात है, और उसको खाली रिसर्च के तौर पे रखे, और जल्दी बाजी में पब्लिक अलार्म नहीं करे। क्योंकि क्या होता है, साइंटिस्ट के हाथ से फिर वो चला जाता है, हिजाक हो जाता है, फिर वो वैक्सीन वाले बोलते हैं वैसे बहुत खतरनाक है वैक्सीन, पॉलिसी मेकर्स बोलते हैं, फिर बल्क में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो जाता है बिगर कोई उसका शोध किए हुए कि वो एक्चुअल फील्ड में कैसे फैल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं उससे। बड़े बड़े दूसरी बीमारियां भी तो है, खाली एक बीमारी के पीछे हर बार भागेंगे तो दूसरी बीमारी से उससे ज्यादा शायद लोग मरते होंगे, और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। तो दे आर मेनी गैप्स। लैब, जो लैब में आप काम करते हो और जो फील्ड में होता है, दोनों के बीच में बहुत गैप होता है। वो एक मैथमेटिकल मॉडल जैसा है। कोविड में भी हम मॉडल से ऐसा लग रहा था कि पूरा क्यामत आ जाएगा, अब उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वायरस रिसर्च में भी, जीनोमिक सर्वेलेंस में भी, नया वेरिएंट जरूरी नहीं है, नया वेरिएंट आएगा तो ज़्यादा घातक होगा, उसको देखना चाहिए कैसा फैल रहा है और कैसा, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स लॉ। इसमें फिर डार्विन लॉ के बारे में हमने बताया है कि जो लोग ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वो वाले वायरस। और हमको खेद हमने प्रकट किया है कि आजकल के जो रिसर्च हो रहा है वायरोलॉजी में, वो सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है, वो न्यूज़ बनाने के लिए वो हो रहा है, न्यूज़ टीआरपी के लिए। एक तो मीडिया वाले भी वो करते हैं, और मीडिया वाले के साथ एकेडमिक भी हो जाते हैं जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका कैरियर में ग्रांट मिल जाता है अगर अगर ऐसा बताया जाए मीडिया में, या फिर नेता लोग भी आ जाते हैं पॉलिटिकल की, बहुत कुछ वो बचा रहे हैं लोगों को महामारी से। पहले युद्ध से बताते थे, दुश्मन आक्रमण करेगा, आजकल दुश्मन की जगह वो वायरस मिल गया, बहुत अच्छा, कभी भी उनको दुश्मन बना दो। और फिर पहले बंदूकें और एम्यूनेशन का ट्रेड होता, आजकल फार्मा का ट्रेड होगा, वैक्सीन का ट्रेड होगा। तो अच्छा, ये एक बहुत ये एक नया ये तरीका आ रहा है। और WHO पैंडेमिक सिटी भी उसी के इसमें चलेगा। लोग हमेशा डरे रहे अगला पैंडेमिक के लिए, हमेशा नए नए वायरस निकालेंगे साइंटिस्ट, और नए नए वैक्सीन निकालेंगे। आजकल का शोध एक वायरस एक तरफ है और एक तरफ वैक्सीन है, वी दो वी में ही होता है। और एक्चुअल इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बीमारी में क्या हो रहा है, कोई लोग मर भी रहे कि नहीं, लोगों को हो गया, उसका कोई ना रिसर्च होता है ना डेटा बताए जाते हैं, तो डेटा भी उसको अंडर प्ले करते हैं। तो लोग जो केसेस आते हैं, सीवियर केसेस आते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं सीवियर केसेस, वो आम केसेस शायद कई कम्युनिटी में हो रहे होंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जो सीरियस केसेस में अगर डेथ रेट देखोगे तो ज़्यादा लगेगा। पर वो तो कोई भी वायरस ऐसा करता है, जो लोग को ऑलरेडी कोमोबिलिटीज है, एल्डरली है, जो भी है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के इसमें सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे न्यूज़ में, बर्ड फ्लू को दिया जा रहा है, एवियन H5N1। और कई वायरस ऐसे बर्ड्स, पोल्ट्री और जानवरों को होता है। और अभी क्या पैनिक किया जा रहा है कि अभी कुछ गाय के हर्ट में मिले हैं ये बर्ड फ्लू, और एक आध ह्यूमन केस हुआ है, एक शायद डेथ भी हुआ, उसको कॉमोर्बिडिटी था। तो प्रेजेंटली आज के तारीख में H5N1 रिलेटेड रिस्क टू द आम जनता को कम है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है आम जनता को। एंड ये WHO खुद कह रहा है अभी, पर एक प्रकार से WHO कह रहा है कि अभी रिस्क नहीं है। दूसरा, उसी का दूसरा एक बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जो भी UN का है, वो कहता है कि अभी जो बर्ड फ्लू का ये चल रहा है, बर्ड्स में हो रहा है या कुछ कैटल्स में हुए, कुछ गाय में हुए हैं, वो डीपली कंसर्न, बहुत चिंता वाली बात है, और इमीडिएट एक्शन। तो मतलब एक प्रकार से दो तरफा बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आम जनता डरा डरा रहता है।
यार ये तो कह रहा है कि बहुत खतरनाक है, और अपना को ये रखने के लिए बोलता है नहीं नहीं खतरा नहीं, वो WHO बोल रहा है, पर एक आपको क्लियर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और अगर हम आंकड़े देखें, कॉमन सेंस पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री, इसका जो इतिहास क्या है बर्ड फ्लू का, ये है कि दे हैव बीन, बीच बीच में बर्ड फ्लू पैंडेमिक का अलार्म होता है। 2005 में भी एक बार हुआ था और कुछ नहीं हुआ फिर। और अभी क्या है कि अभी ये महामारी के बाद कोविड, तो ये ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि लोग हमेशा डर गए हैं, तो अभी फिर कोई भी चीज़ कर, तो 2005 में भी ऐसे किए थे। 20 साल का जो इतिहास है बर्ड फ्लू का, 20 साल में 886 ह्यूमन केसेस हुए हैं। ह्यूमन केसेस 886, 20 साल में 886 हुए हैं। और बर्ड फ्लू, उनमें से आधे लोग का देहांत हो गया, मतलब 400, 443, 400 लोगों का देहांत हुआ है 20 साल में। अब उसका हमको पूरा डिटेल नहीं मालूम, वो 400 लोग क्या थे, उनमें से कोई कोमोबिलिटी वाले होंगे, कुछ एल्डरली होंगे, नहीं भाई, फिर भी चलो 400 लोग मान लेते हैं। एंड ये 20 साल में हुआ। और अगर हम दूसरे बीमारियों का आंकड़ा लें, कुछ ही हम बता रहे हैं, अपने देश का ही ले लें, इंडिया का ले लें। टीबी से इंडिया में हर दिन 1400 लोग मर जाते हैं, टीबी से, हर हर दिन। यहाँ 20 साल में 800 लोग मरे बर्ड फ्लू से, 20 पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ खाली हमारे देश में हमारा जो फिगर है, टीबी से 1400 लोग रोज मरते हैं 1 साल में। और ये 20 साल में 800 केस हो रहे हैं। और मर भी नहीं, मर कितने रहे, 400 रहे हैं। हमारे यहाँ 1400 लोग टीबी से रोज मरते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हमारे यहाँ 500 लोग डेली मर जाते हैं, डेली 500। और 20 साल में बर्ड फ्लू से खाली 400 लोग मरे। और हमारे यहाँ 4 से 5 हजार बच्चे रोज मर जाते हैं, छोटे बच्चे, जो कि सोचे आप, डेली मर रहे हैं, 2000 3000 बच्चे रोज मर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेल न्यूट्रिशन है, पोषण नहीं है, इन्फेक्शन है, डायरिया है, पानी नहीं है साफ, सैनिटेशन नहीं है। तो अभी हम ये सब बीमारी छोड़ के, इसके जो पब्लिक हेल्थ के जो इतने ज़्यादा कहता है कि जो बीमारी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो हमारे यहाँ टीबी से ज़्यादा मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, चाइल्डहुड मेलन्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं। उसको छोड़ के अभी हम 20 साल में 400 लोग पूरे दुनिया में मरे, उनके पीछे भागेंगे क्या, उसके पीछे वैक्सीन बनाएंगे, उसके पीछे अभी मैंडेट लाएंगे, उसके पीछे पैंडेमिक ट्रीटी करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हम खाली आंकड़े पेश करेंगे। WHO का ये है कि अपना ओपिनियन नहीं देना, खाली आंकड़े देने हैं, एविडेंस देने हैं, डेटा देने हैं, और उसके चारों तरफ बातचीत छेड़ना है, और जिसमें कि आम आदमी अपना निर्णय खुद ले और कुछ इसके ऊपर विवाद हो। इसका क्या मोटिव क्या हो सकता है, इसका वजह क्या हो सकता है, कि इसका वजह अभी टीबी को छोड़ के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को छोड़ के, और एक पैंडेमिक फ्यूचर में आएगा जिसका कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए इतनी तैयारी करेंगे, क्या हो सकता है। अभी शायद हमने ये लिखा है कि शायद ऑलरेडी कई कंट्रीज ने, यूरोप में, कई डोजेज ऑफ बर्ड फ्लू वैक्सीन और टेस्टिंग किट ऑलरेडी तैयार है और इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो जैसे आपने देखा था कोविड में टेस्ट किट के भी, उसमें भी ये एक प्रकार से कमर्शियल इंटरेस्ट हो जाता है, टेस्ट किट बिकते हैं और वैक्सीन बना के रेडी है। तो ये हम इसलिए बर्ड फ्लू के बारे में हम ये हमारे WHO साइट में रहेंगे, ये न्यूज़लेटर आप चेक कर सकते हैं। हमने लिंक्स भी दिए, जो डेटा दिए है उसके हमने रेफरेंस दिए। दूसरा हमारा ये है इसमें विचार, इसमें समाचार, जो साप्ताहिक समाचार पत्र है, मंकी पॉक्स के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि न्यूज़ में आ रहा है कि WHO डायरेक्टर जनरल ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो उसके ऊपर हमने अपना WHO ने विचार विचार पेश किया है। तो टेड्रोस है डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को, क्योंकि कॉन्गो में कुछ ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, अफ्रीका में, और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। तो वो कह रहे हैं कि अभी पूरे दुनिया को इकट्ठे इसके रोकने की ये प्रयास करना चाहिए। और अब WHO का क्या है, अभी जो डेटा है, अभी 2022 में भी मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किया था। ये क्या है, छोटे छोटे जानवरों में पाए जाते हैं, अफ्रीका में बच्चे खेलते हैं, छोटे जानवरों से होते हैं, जो
गिलेरी होते हैं या छोटे जानवर होते हैं चूहे के साइज के, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फैले हैं, या वो क्या है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ, इंटीमेट होमोसेक्सुअल्स में, ड्रग एब्यूज में, हाई रिस्क ग्रुप में पाए जाते हैं। आम जनता को इसका बहुत कम खतरा है। अगर आप जंगल में नहीं जा रहे हो, आप हैंडल नहीं कर रहे हो, तो आपको ये नहीं। आप अगर सेफ सेक्स कर रहे हो, इंटीमेट कांटेक्ट से फैलता है मंकी पॉक्स, जो कि अभी जो रिसेंट आउटब्रेक्स हुए थे। तो इसमें तो आम जनता को डरना नहीं चाहिए, इसमें तो इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग तो हाई रिस्क है, जो होमोसेक्सुअल्स है, जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, उनको आप बताओ कि ये रूट है, आप कंडोम यूज करो, सेफ सेक्स करो, सेक्सुअल ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो ये अपने आप, ये खाली मंकी पॉक्स तो नहीं है, HIV फैलता है, गोनोरिया फैलता है, सिफिलिस फैलता है। तो ये सब नहीं करके अगर आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक बीमारी को लेके उसको डराना चालू कर दो, तो इससे तो आम जनता को पैनिक हो जाता है। और वैक्सीन भी तैयार करके रखे हैं मंकी पॉक्स का। तो अभी करंट ट्रांसमिशन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट यूनिफॉर्म रिस्क आम आदमी को कैसे होगा। और CDC साइट का ही हमने लिंक दिया है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है 0.1% है। मैंने 1000 लोगों को होगा तो 1000 में से एक आदमी का देहांत होता है मंकी पॉक्स से। और वो भी क्या है, मंकी पॉक्स जो होता है यूजुअली HIV पॉजिटिव में ज़्यादा सीवियर होता है, जो अभी 2022 का जो आउटब्रेक्स हुए थे यूरोप में। तो HIV ऑलरेडी उसका कॉम्प्रोमाइज रहता है। हेल्दी पर्सन में मोर्टेलिटी मंकी पॉक्स का अफ्रीका में बच्चों में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अफ्रीका में बच्चे ऐसे ही मैलनरिश रहते हैं। तो ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जो अभी ऐसे तो गोनोरिया सिफिलिस होता है, HIV से लोग रोज मर रहे हैं, तो वो भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है, उसमें तो आप आतंक नहीं फैला रहे हो। अभी मंकी पॉक्स में क्यों फैला रहे हो? क्योंकि कमर्शियल, इसमें भी कमर्शियल इंटरेस्ट है। क्योंकि WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ मंकी पॉक्स वैक्सीन रेडी है। उसको इमरजेंसी यूज के लिए प्रोटोकॉल बना दिया है कि आप कुछ वैक्सीन अगर आएंगे मार्केट में, उसको भी जैसे। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो आम आदमी को जरूरत है कि नहीं, ये सोच सकते हैं। और आम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है कि नहीं है। आप हाई रिस्क ग्रुप को एडवाइस कीजिए, आपने उसका एविडेंस है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे कई सालों से है, और उसका प्रिवेंशन हम बिहेवियर चेंज से करते हैं। वैक्सीन से तो एक एक करके कितना चीज आप प्रिवेंट करेंगे। फिर आखिरी हमारा एक है, काफी दिलचस्प है, ये है कि मशीन्स डू नॉट लाई। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ये चल रहा है। तो गूगल का AI, एक कोई साइंटिस्ट है, स्टीव कर्स है, वो काफी एस्टेब्लिश साइंटिस्ट है, उनका नाम है स्टीव कर्स, अमेरिकन साइंटिस्ट है। उन्होंने AI गूगल को कुछ सवाल किए हैं। आपको मालूम होगा जैसे आजकल ChatGPT निकला है, उस टाइप के हैं। तो आप कोई भी चीज़ उनको पूछो, ChatGPT को, आर्टिफिशियल AI सॉफ्टवेयर को, वो आपको जवाब देता है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सवाल, सवाल किस चीज़ों में पूछा उन्होंने, वैक्सीनेशन के ऊपर पूछा कि बच्चों में जो वैक्सीन दिया जाता है उसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते कि नहीं। COVID-19 वैक्सीनेशन के पूछा। और फिर अपने बारे में भी पूछ लिया कि वो स्टीव कर्स है, उनका क्या, गूगल जो AI है या ChatGPT है, उनके स्टीव कर्स के बारे में क्या सोचता है कंपेयर टू पीटर होटेस। एक पीटर होटेस साइंटिस्ट है, हमने 2 न्यूज़लेटर पहले लिखा है कि वो बहुत वैक्सीन के कट्टर वैक्सीन प्रमोट करने में लगे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आर्मी और मिलिट्री को भी यूज़ करना चाहिए वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए जबरदस्ती। तो वो दोनों में उन्होंने ये भी सवाल किया है अपने ChatGPT से कि कौन सा साइंटिस्ट ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, स्टीव कर्स को या पीटर होटेस को। तो ये बड़े दिलचस्प कुछ जवाब है। हमने कुछ कुछ समरी कर दिया है, क्योंकि उनका एक पेपर है, उसका मैंने लिंक दिया है, उसमें उन्होंने इसका विवरण किया है। तो मैं खाली, सो क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी ऑफ चाइल्ड वैक्सीनेशन, बच्चों के वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT होगा या जो मशीन होगा, उसने कहा है कि इसके बारे में हमको पक्का नहीं मालूम है, अनसर्टेनिटी है, हमको नहीं मालूम है ChatGPT को लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या, उससे हमको नहीं मालूम है। क्योंकि अभी देखिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो कि वैक्सीन पॉलिसी बनाते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं।
पर इसके लिए कोई एविडेंस एक्चुअली है नहीं। ये खाली छोटे अरसे के लिए इन लोग ट्रायल करते हैं और लॉन्ग टर्म हमको ठीक से नहीं मालूम है। और यूएचओ भी नहीं कहता है कि वैक्सीन अच्छा है या गलत है, वो ये कहता है कि जहाँ एविडेंस है वो पेश किया जाए, जो नहीं है हम कह दें कि हमको नहीं मालूम है। तो उसके लिए हमको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये चैट जीपीटी भी यही कहता है। और और ये भी कहता है कि जितने ज़्यादा आप बच्चों में वैक्सीन लगाओगे उसमें एंटीजन होते हैं, उसका जो पार्टिकल होता है वैक्सीन का, प्रोटीन इसको कहते हैं। बच्चे को कई प्रोटीन ऐसे जितने ज़्यादा लगाओगे उतना एक्सपोजर होगा, और उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा दुष्प्रभाव नहीं मालूम है किसी को। उसके अलावा क्या होता है कि वैक्सीन के दूसरे एडजुवेंट्स भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होता है किसी में, और दूसरे में और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्टेबलाइजिंग फैक्टर या जो भी। तो उसको भी काफ़ी वैक्सीन देंगे तो काफ़ी कुछ ऐसे उसके वैक्सीन के साथ भी जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी बॉडी में जा रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव नहीं मालूम है। द मशीन ऑल्सो रूल, मशीन ने ये भी कहा कि जितना ज़्यादा वैक्सीन एक्सपोजर है, हो सकता है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, जो रक्षा करने का जो ताकत है, जो सेल्स होते हैं बॉडी में जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, स्प्लीन, लिवर और एंटीबॉडीज बनाने का क्षमता, वो भी थोड़ा बहुत अनबैलेंस्ड हो जाता है। इतना अगर आप, क्योंकि वैक्सीन क्या करता है, इम्यून स्टिमुलेशन करता है बॉडी को, तो ओवर एक प्रकार से। और हो सकता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज हो, कई ऐसे disease आजकल आ रहे हैं, जैसे एजमा होता है, जोड़ों में ये होता है, आर्थराइटिस होता है, स्किन डिजीज होते हैं जो कि ऑटो इम्यून होते हैं, जो हमारे ही बॉडी को जो एंटीबॉडी बनाता है बॉडी, वो मिक्सअप कर लेता है, हमारे ही बॉडी के सेल्स को अटैक कर लेता है। उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इम्यून मतलब ऑटो मीन्स अपना ही, और इम्यून मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का रक्षक है, वो रक्षक हमारे खुद के लोगों को, खुद का बॉडी के सेल्स को अटैक करता है। मान लीजिए हमारे घर में ही कोई हमको अटैक कर रहा है, हमारा फैमिली मेंबर कर रहा है, उस टाइप का डिजीज में ऐसे होता है। तो हो सकता है ये इसका ऊपर चिंता प्रकट किया है नहीं। अब ये एआई है, अभी इसमें हमको खुद का जजमेंट चाहिए, ये खाली हमको सिग्नल देता है। और दूसरा जो सवाल पूछा था, कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल पूछा था एआई से। तो एआई का क्या जवाब था कि डायरेक्ट टॉक्सिसिटी स्पाइक प्रोटीन से होता है, उसमें मायोकार्डाइटिस होता है, दिल का जो सूजन होता है, मसल का, मांसपेशी जो हार्ट का है, और ब्लड क्लॉटिंग होता है, खून के धब्बे होते हैं। एआई बोल रहा है अभी तो आ भी गया है, एस्ट्राजेनेका ने तो विड्रॉ भी कर लिया वैक्सीन। तो एआई ने ये भी बोला है कि स्पाइक प्रोटीन को ब्लड ब्रेन में भी जा सकता है, और सेंट्रल नर्वस सेक्टर में न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है, और इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हमने बोला। गिलेन बारी सिंड्रोम भी हो सकता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लिवर का भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, जो कि सीवियर कोविड भी हो सकता है। इससे कई बार क्या होता है, वैक्सीन बचाव के वजह और बढ़ा देता है इन्फेक्शन को। तो ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट में एआई ने जवाब दिया है। और ये भी कहा एआई ने दैट जो अभी का जो स्थिति है, ये एडवर्स इवेंट्स को माना नहीं जा रहा है, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जितना कि एआई बता रहे हैं। अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा है एडवर्स इवेंट्स। और जो लोग डिसीजन मेकर्स है, जिन्होंने पॉलिसी बनाया था, वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये एआई का कहना है कि इससे ज़्यादा जितना रिपोर्टेड है उससे कहीं ज़्यादा एडवर्स कोविड वैक्सीन। और फिर पूछा गया था, जो आखिरी सवाल था कि स्टीव कर्स और पीटर होटेस। स्टीव कर्स है जिसने एक्चुअली ये लेख स्टीव कर्स ने ही लिखा है, और उनका तुलना में पीटर होटेस, वो कि जो कि मैंने कहा कि काफ़ी कट्टर वैक्सीन प्रोमोटर है, और उन्होंने यहाँ तक एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस और आर्मी को भी इस्तेमाल करना चाहिए वैक्सीन मैंडेट लगाने के लिए। तो उसमें एआई का जवाब यह है कि स्टीव कर्स ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम विवाद करने के लिए तैयार है, डिबेट करने के लिए। कई बार उन्होंने चैलेंज किया है डिबेट के लिए, पर उनके सामने कोई आ ही नहीं रहा है, जो दूसरे
पक्ष के लोग हैं, पीटर होटेस उनके पास पब्लिक डिबेट में नहीं आया, और ना ही कोई ऐसे साइंटिस्ट आ रहे हैं। और इसीलिए वो जो जो इंसान खुले में बात करना चाहता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। जो ट्रांसपेरेंसी चाहता है, जो अपना डेटा प्रेजेंट करता है, ओपिनियन, तो वो स्टीव कर्स्के ने बहुत एकम्प्लिश साइंटिस्ट है, काफ़ी डेटा के साथ वो विवाद करने के लिए तैयार है, विचार करने के लिए तैयार है, डिबेट करने के लिए तैयार है। सो अब स्टीव कर्स का क्या सोच है एआई के इस रिजल्ट्स के बाद? वो कहते हैं कि ये इंटरव्यू तो उन्होंने छाप दिया गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो हुआ, पर वो कहते हैं कि इसके बाद हो सकता है जो लोग एआई को कंट्रोल करते हैं उसको शायद रीप्रोग्राम कर दे, तो शायद वो सच ना बोले। तो अभी देखिए, हमने जो इसका टाइटल दिया था, इस न्यूज़ फीचर का हमने टाइटल दिया था, जो मशीन झूठ नहीं बोलता है। पर अभी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको झूठ भी प्रोग्राम कर दे तो मशीन भी झूठ बोल सकता है। तो आखिरी में हमने माना है कि हाँ, मशीन भी झूठ बोल सकता है, अगर उसका प्रॉम्प्टर जो है, उसके पीछे अगर कोई इंसान है, उसका नियत ठीक नहीं है, तो मशीन को भी झूठ बुलवा सकता है। तो यूएचओ का क्या विचार है इस एआई का जो आउटपुट है? तो यूएचओ हम कोई पक्ष नहीं लेते हैं, और हम थोड़ा सावधानी से इसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा है, ये लेख एआई के ऊपर सवाल किए हैं, ये स्टीव कर्ट्स ने खुद ही किया है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, अगर मैं अपनी बारे में तारीफ करूँ या मैं जो सोचना चाहता हूँ वही जवाब को निकालूं। तो हमने कहा कि हालांकि स्टीव कर्ट्स काफ़ी ऊंचे स्तर के वैज्ञानिक हैं, पर हम क्योंकि वो खुद ही अब लिख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ये रखेंगे, कॉशन रखेंगे, सावधानी रखेंगे। पर हम इसके लिए बिल्कुल इसके पक्ष में है कि जो जो बिंदु एआई ने रेस किए हैं उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और अनबायस शोध होना चाहिए, बिगर कोई इसके इंडिपेंडेंट स्टडीज होने चाहिए। और जितने जितने उन्होंने डाउट दिए, अनसर्टेनिटीज है, जो एआई ने भी बोला है, एआई कैसे काम करता है कि जितने इंफॉर्मेशन है आजकल पब्लिक डोमेन में रहता है, वो उसके पूरा क्रॉल करके पकड़ता है, इधर से पकड़ के उसको सिंथेसाइज करता है। तो अभी आप देखें, एक आध साइड इफेक्ट इधर हुआ उधर हुआ, पर पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स है, वो सबको लेके फिर उसका नाप तोल करके सिंथेसिस बनाता है। तो बोला कि हाँ भाई, काफी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, और इंसान देखता है एक इधर भूल जाता है, वो लिंक नहीं होता है, कनेक्ट द डॉट्स नहीं होता। तो एआई क्या करता है, एक जगह रखता है, तो उससे हमको काफी लीड मिलता है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है। और हम पब्लिक डोमेन में एक आउटपुट निकालता है। मशीन में नॉट लाई, हम कह रहे हैं ठीक है, मशीन अगर उसके पीछे कोई ने उसको नहीं टेम्पर किया हो, रिप्रोग्राम किया, मशीन झूठ नहीं बोलेगा। पर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। पर ह्यूमन जजमेंट हमको इस्तेमाल करना चाहिए, मशीन पे पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और हमको बहुत तगड़ा वैज्ञानिक शोध करना चाहिए। एंड जो भी आउटपुट उन्होंने दिया है, मशीन ने जो भी आउटपुट मशीन ने दिया है, उसको हमको उसके ऊपर शोध करना चाहिए, हमको रिसर्च लीड है। तो इतना ही है आज के न्यूज़लेटर में। मैं पुराने न्यूज़लेटर्स का भी लिंक दे दूंगा, ये जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरे, अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, और बाद में फिर हम इसको अपना यूएचओ का यूट्यूब में हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।